हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का अच्छे से कवर किया गया है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो यह स्थित है सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए करते हैं उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कौन सा सही है हमको देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? यह मनाली और लाहौर स्थिति स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। क्या है? यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? यह हिमालय के पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। तीनों कथन सत्य है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर, 1, 2 और 3। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो जो नर्मदा नदी पर नहीं है जलप्रपात, वह है भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार, यह तीनों जो है नर्मदा नदी पर है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर कौन कौन सा जलप्रपात है? कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार। भालकुंड जो है यह इस पर नहीं है। भालकुंड जो है वह बीना नदी पर है। ठीक है, यह राहतगढ़, इसको जलप्रपात भी कहते हैं। भालकुंड को राहतगढ़ जलप्रपात भी करते हैं। ठीक है, यह बीना नदी पर है। ठीक है, बीना नदी पर स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है? एल नीनो किस महासागर में बनता है? तो एल नीनो जो बनता है यह प्रशांत महासागर में बनता है, याद रखिएगा। एल नीनो कहाँ पर बनता है? प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन। क्या है? सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है यह उड़ीसा में है। इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सतकोसिया कहाँ पर है? याद रखिएगा, सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है यह कहाँ पर है? तो यह है उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में हमको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। एक तरफ नदियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन सी नदी का कौन सहायक नदी है। सबसे पहले देखो कृष्णा। तो कृष्णा का याद रखिएगा सहायक नदी जो है वह है भीमा, याद रखिएगा। तो हो जाएगा ए का 4। दूसरा फिर दिया है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें है तीस्ता, ये हो जाएगा बी का 3। ठीक है, उसके बाद फिर दिया गोदावरी। ठीक है, गोदावरी का जो सहायक नदी है वह है क्या? इंद्रावती। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, सी का 2। उसके बाद यमुना का है चंबल नदी, हो जाएगा तो एक हो जाएगा डी का। तो 4, 3, 2, 1, यह ऑप्शन नंबर ए में है। यही हमारा सही उत्तर होगा जो सही सुमेलित है। चलिए करते हैं इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। जिन्होंने भी चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए करते हैं, क्या निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हमको देखना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें क्षेत्र दिया हुआ है और जनजाति दिया हुआ है। तो कौन सा क्षेत्र से जनजाति जो है सही सुमेलित है, यह दिया हुआ देख लेते हैं। यह है सेमांग का कांगो लिखा हुआ है। तो सेमांग जनजाति जो है यह कांगो में नहीं है, मलेशिया में है, याद रखिएगा। सेमांग कहाँ पर है? मलेशिया में है, कांगो में नहीं है, याद रखिएगा। तो ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा क्या है? मसाई। मसाई लिखा हुआ है पूर्वी अफ्रीका में। तो मसाई जनजाति जो है यह पूर्वी अफ्रीका में, ये बिल्कुल सही है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बद्दू दिया हुआ है। बद्दू जो है यह जनजाति कहाँ पर है? यह अरब के मरुस्थली क्षेत्र में है। कहाँ पर? अरब के मरुस्थली क्षेत्र में है बद्दू जनजाति। यह किनिया इसका नहीं होगा। उसे सकाई दिया हुआ है। सकाई का जापान दिया है, तो जापान नहीं होगा। सकाई जनजाति भी मलेशिया में। बहुत जगह सकाई और सेमांग एक ही जनजाति को कहा जाता है, दोनों मलेशिया में है, याद रखिएगा। बाकी इसका सही उत्तर जो है सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी। जो मसाई जनजाति है वह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। तो एक चंद्र दिवस की अवधि होती है 24 घंटे 52 मिनट, याद रखिएगा।
ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या इनमें से कौन एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? जो खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है वह इसमें देख लेते हैं। घास, घास को बकरी खाती है और बकरी को आदमी। तो ये बी नंबर बिल्कुल सही है। जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। 10वां नंबर देख लेते हैं। इसमें हमको सुमेलित करना है। एक तरफ समुद्री धारा दिया हुआ है, दूसरी तरफ महासागर दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन सी समुद्री धारा कौन से महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले दिया अगुलहास। अगुलहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर में बिल्कुल सही है, तो ए का एक ही हो जाएगा। दूसरा है एल नीनो। एल नीनो दक्षिण प्रशांत में है। कहाँ पर है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। इसका हो जाएगा 4 नंबर बी का। उसके बाद दिया है क्यूरोशियो। क्यूरोशियो जलधारा जो है उत्तरी प्रशांत में है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। सी का 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर है बेंगुएला। बेंगुएला धारा जो है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर डी का। 1 4 3 2 या ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है? तो कौन सा ऐसा सागर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें तट रेखा नहीं है? तो जो सारगैसो सागर है इसमें तट रेखा नहीं है, याद रखिएगा। सारगैसो सागर में तट रेखा नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म कौन से चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अ, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन में हमको सुमेलित करना है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है। एक तरफ महासागर दिया है, दूसरी तरफ सबसे गहरे स्थान दिया हुआ है। कौन से गहरे स्थान कौन से महासागर में है ये देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में है मैरियाना ट्रेंच, जो सी नंबर ऑप्शन में। याद रखिएगा प्रशांत महासागर में क्या है? मैरियाना ट्रेंच है, तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद अटलांटिक महासागर दिया है बी नंबर में। अटलांटिक महासागर में है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अटलांटिक महासागर में क्या है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच, यह अटलांटिक महासागर में, तो बी का हो जाएगा 4 नंबर। बी का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में जो सबसे गहरे स्थान है वह है जावा ट्रेंच। तो जावा ट्रेंच ऑप्शन ए में है, तो हिंद महासागर में क्या है? जावा ट्रेंच, ऑप्शन ए का सी का 1 हो जाएगा। सॉरी। अगला क्या है? आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा जो स्थान है वह है यूरेशियन बेसिन। क्या है? यूरेशियन बेसिन, जो 2 नंबर ऑप्शन में दिया है। तो 3 4 1 2 यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं किसमें है। तो यह ऑप्शन नंबर बी में है, 3 4 1 2। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हमको सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। इसमें वाद से मिलान करना है। जैसे वल्लभाचार्य है, तो वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद से है संबंधित, तो इसका हो जाएगा ए का 2। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद है, तो ए का 2 हो जाएगा। दूसरा है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है यह विशिष्ट द्वैतावाद। कौन है? विशिष्ट द्वैतावाद हो जाएगा, तो बी का 3। रामानुजाचार्य के बारे में याद रखिएगा, विशिष्ट द्वैतावाद। माधवाचार्य के बारे में याद रखिएगा, क्या चीज? द्वैतावाद, तो 1 हो जाएगा सी का। माधवाचार्य द्वैतावाद। और शंकराचार्य जो है अद्वैतावाद। ठीक है, तो ये डी का 4 याद रखिएगा। ठीक है। शंकराचार्य संबंधित है द्वैता क्या चीज से? अद्वैतवाद से। क्या चीज से? अद्वैतवाद से शंकराचार्य। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। वल्लभाचार्य का याद रखिएगा, तो वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद, फिर रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद, उसके बाद माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद। इस तरह से याद रखिएगा। 2 3 1 4 या ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का भी प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन दिया है कॉर्नवालिस।
तो कॉर्नवालिस के बारे में याद रखिएगा, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त भी कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है, तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उसके है लॉर्ड वेलेस्ली, सी नंबर में। तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सहायक संधि की शुरुआत कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। यहाँ दिया लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है पिंडारियों की दमन के लिए जाना जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, चलिए करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ वेद दिया हुआ है और उससे क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है, एक तरफ वो दिया हुआ है। ठीक है, सूची 1 में वेद दिया हुआ है और सूची तरफ में वह सब मतलब तथ्य दिया हुआ है जो उस वेद से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या चीज से इसमें जुड़ा हुआ है? प्रार्थना और स्तुति दिया हुआ है ऋग्वेद में, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थना और स्तुति है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में है स्तोत्र और कर्मकांड। कौन क्या चीज है? स्तोत्र कर्मकांड। ठीक है, यह यजुर्वेद में है, तो ये हो जाएगा बी का 2। उसके बाद है सामवेद। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत जो है यह सामवेद में है, तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। उसका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, तो डी का हो जाएगा 3 नंबर। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या है? ऋग्वेद में है प्रार्थना एवं स्तुति। ठीक, यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड। ठीक, सामवेद में जो है यह संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद तंत्र मंत्र विद्या वशीकरण जादू टोना ये सब क्या चीज में? अथर्ववेद में। इस तरह से 4 2 1 3 यह देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो दारा सिकोह जो प्रभावित था यह कादरी संप्रदाय से, कादरी संप्रदाय सूफी मत से प्रभावित था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं 19वां नंबर। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? जो बिहार में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, वह थे बलदेव सहाय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं 20वां नंबर। क्या है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक कौन लिखे हैं? तो यह राम मनोहर लोहिया लिखे हैं। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। यह पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। 21वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार में लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह हुआ था, बिहार के मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में कौन शामिल नहीं थे? तो नेहरू रिपोर्ट जो शामिल किया गया, नेहरू रिपोर्ट जो लाया गया था उसके कमेटी में जो सदस्य नहीं थे वह थे के एम पाणिक्कर। कौन नहीं थे? के एम पाणिक्कर नहीं थे। बाकी इसमें जो दिया हुआ है अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब नेहरू रिपोर्ट के कमेटी में के सदस्य थे। चलिए अगला देख लेते हैं 23वां नंबर। क्या है? ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस चलाया था यह संयुक्त प्रांत में चलाया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो सातवाहन वंश के जो शासक थे जिसके सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था वह था यज्ञश्री शतकर्णी। कौन थे? यज्ञश्री शतकर्णी, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीत रहस्य, याद रखिए, गीत रहस्य नाम की पुस्तक की रचना कहाँ की गई? तो गीता रहस्य पुस्तक की रचना कहाँ पर की गई? तो यह मांडले में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में डाल दिया गया था, तो उसी जेल से ये क्या लिखे थे? एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था क्या? गीता रहस्य। याद रखिएगा पुस्तक का नाम, बार बार पूछा जाता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखे हैं, लिखी है? तो ये बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं गीता रहस्य पुस्तक। ठीक है, ये कहाँ लिखे थे? तो मांडले में लिखे थे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो दुधारू पशु पर चराई कर लगाने वाला जो शासक था यह था अलाउद्दीन खिलजी।
चढ़ाई कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी, और एक और कर लगाया था जिसको क्या कहते थे उस समय, गढ़ी कर। गढ़ी कहिए या फिर घड़ी कर कहिए, मतलब घर और झोपड़ी के लिए भी वो टैक्स लेता था अलाउद्दीन खिलजी। तो चढ़ाई और गढ़ी, गढ़ी ये याद रखिएगा, दो ठोकर अलाउद्दीन खिलजी जो नया इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, अपने शासनकाल में। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लीजिए, यह मूल्य नियंत्रण प्रणाली या फिर कहिए बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू करवाया था, ठीक है। दाग और हुलिया प्रथा ये स्टार्ट किया था, मतलब घोड़े को दागने का और अपना जो सेना था, सैनिक था, उसके हुलिया को रखने का जिससे उसका पहचान हो सके, ठीक है। दाग और हुलिया प्रथा स्टार्ट किया था। इन्होंने अस्थाई सेना रख करके उसको पहली बार सैलरी देना स्टार्ट किया था। पहला शासक था जो स्थायी सेना रखना शुरू किया था, ठीक है। इसको सिकंदर ए सानी का भी उपाधि दिया गया था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। यही खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, बी नंबर ऑप्शन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखिएगा, यह स्वप्नशील, पागल, सनकी, रक्त पिपासु राजा इसको कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से बदल करके देवगिरी कर दिया था, जिसका कि नाम बदल के बाद में वह दौलताबाद कर दिया था, ठीक है। इन्हीं के समय में इन्हीं के समय में इसी के शासनकाल में मोरक्को से एक यात्री आया था, कौन, इब्न बतूता, जिसको ये दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर बलबन, बलबन के बारे में जान लीजिए जो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बलबन है लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था, ठीक है। सिजदा पैबोस प्रथा स्टार्ट किया था। नवरोज त्योहार स्टार्ट किया था। इनको एक उपाधि मिली थी जिसका नाम उलुग खान की उपाधि मिली थी, मतलब इनको उलुग खान भी कहा जाता था, ठीक है। यह चहलगानी को खत्म किया था। चहलगानी या कहिए फिर चलीसा, जो 40 गुलाम का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश, उसको ये खत्म किया था बलबन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। बाकी चराई कर जो लगाया था, कर कौन लगाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी लगाया था, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। देख लेते हैं कालक्रम अनुसार। सबसे पहले दिया हुआ है साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है यह कब दिया था, तो यह मई 1930 में। कब, मई, यहाँ लिख देते हैं 1930 ऊपर में, ठीक है। मई 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था, ठीक। दूसरा दिया हुआ है क्या, पूना समझौता। तो पूना समझौता आया था सितंबर में 1932 ईस्वी को। कब आया था, सितंबर, SEPT, सितंबर 1932 ईस्वी में, ठीक है। ये पूना समझौता आया था। उसके बाद फिर है नीचे दिल्ली समझौता, ठीक। दिल्ली समझौता कब आया था, यह 5 मार्च को आया था। कब आया था यह, 5 मार्च, मार्च लिख देते हैं MARCH, एक मिनट। मार्च 1931 को आया था, ठीक है। 1931 को आया था क्या चीज, दिल्ली समझौता, ये याद रखिएगा। उसका सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट जो आया था यह 1932, अगस्त 1932 में, अगस्त 1932 में आया था सांप्रदायिक पंचाट। अब देख लीजिए इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो यह आया था मई 1930 में, ठीक है, साइमन कमीशन रिपोर्ट। दूसरा दिया हुआ है पूना समझौता, तो यह सितंबर 1932 में आया था। उसके दिल्ली समझौता आया था मार्च 1931 में, और सांप्रदायिक पंचाट आया था अगस्त 1932 में। जब इस तरह से हम देखते हैं तो सबसे पहले आ जाता है एक नंबर ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन साइमन कमीशन रिपोर्ट मई 1930 में। फिर उसके बाद आ जाता है 1931 वाला दिल्ली समझौता, 5 मार्च, कब आया था यह, 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता आया था। तो एक के बाद हो जाएगा 4। उसके बाद फिर देख लेते हैं क्या आता है, अगस्त वाला आ जाता है 3 नंबर में, सांप्रदायिक पंचाट, अगस्त 1932। तो 1, 4, 3, उसके बाद 2, यह ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 4, 3, 2। चलिए इसके बाद करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस चोल राजाओं ने, सॉरी सुनिएगा ध्यान से, क्या है, चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सीलोन पर विजय प्राप्त किया था। तो संपूर्ण सीलोन पर विजय प्राप्त करने वाले थे राजेंद्र प्रथम। याद रखिएगा सीलोन किसको कहा जाता था, तो सीलोन कहा जाता था श्रीलंका को, किसको, श्रीलंका को
सिलोन कहा जाता था उस समय। और पूरा श्रीलंका पर विजय प्राप्त कौन किया था? राजेंद्र प्रथम, ये याद रखिएगा। यहाँ सिलोन लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर श्रीलंका भी आपको लिखा मिल सकता है। तो संपूर्ण श्रीलंका कहिए या संपूर्ण सिलोन कहिए, जिसपे विजय प्राप्त किए थे वह चोल शासक थे। कौन? राजेंद्र प्रथम। चलिए करते हैं इसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य जो है यह कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन है। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में बिहार आ जाता है, 1 नंबर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में बिहार आ जाता है डॉल्फिन की संख्या में, और 3 नंबर में पश्चिम बंगाल आ जाता है डॉल्फिन की संख्या के क्रम में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन जो वाला राज्य जो है यह है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 के उप विजेता कौन बना है? तो रणजी ट्रॉफी 2025 के उप विजेता जो बने हैं वह बने हैं केरल। ठीक है। केरल राज्य जो है यह रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता बना है। तो विजेता कौन बना है? तो ये याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ विदर्भ, यह विनर है। ठीक है। ये जो है विदर्भ विनर रहा है रणजी ट्रॉफी 2025 का। जो विजेता टीम है वह है विदर्भ, उप विजेता जो है वह केरल है। तो ऑप्शन ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उप विजेता कौन है, तो केरल है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का 2025 का जो आयोजन हुआ यह हुआ रॉटरडैम में। कहाँ पर हुआ? रॉटरडैम में। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। पूछा जाएगा रॉटरडैम कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में। कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ है हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया 28 मई 2023 को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है अल्जीरिया। यह 9वां सदस्य है। कौन सा सदस्य है? 9वां सदस्य। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, नया नहीं पूछेगा नया सदस्य, ये पूछेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो वह बना है अल्जीरिया। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो है इसमें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया। याद रखिएगा टोटल 9 सदस्य, 9वां कौन बना है? अल्जीरिया। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया? स्कूल चले हम अभियान 2025 जो प्रारंभ किया है यह किया है कौन? मध्य प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह नया एक अभियान शुरू किया है, जिसका जिस अभियान का नाम है स्कूल चले हम। स्कूल चले हम अभियान 2025 प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 35वां नंबर। 35वां नंबर क्या? हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? दिवंगत मनोज कुमार जो थे यह एक अभिनेता थे। ठीक है। ये फिल्मकार थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ का काम किए थे मनोज कुमार। तो पूछा जाता है दिवंगत मनोज कुमार कौन थे, तो यह अभिनेता थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू। क्या है? अमल साध चीकू का संबंध किस राज्य से है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अमल साध चीकू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह है केरल। ठीक है। केरल के सॉरी, अमलसाद चीकू केरल में ही, अमलसाद चीकू है गुजरात में। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। ठीक है। याद रखिएगा अमलसाद चीकू गुजरात के हैं जिसको जीआई टैग प्राप्त किया गया है। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं इसके बाद 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो संभाले वह कौन संभाले हैं? तो बांग्लादेश। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली थी बांग्लादेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक में टोटल 7
सदस्य है। बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं या फिर 7 देश हैं इसमें। कौन सब हैं? याद रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 7 सदस्य हैं, 7 देश है बिम्स्टेक में। सातों का नाम याद रख लीजिए। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ठीक है, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं और अध्यक्षता 2025 में जो किया था वह किया था बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। नॉमेड पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? नॉमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो नॉमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 148वां मिला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक और इससे पासपोर्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 85वां। ये याद रखिएगा, क्या चीज में? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 85वां। इसमें कह रहा है नॉमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025, तो नॉमेड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 148वां। करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ, क्या है? अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 150वां अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन जो हुआ यह हुआ ताशकंद में। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पर हुआ 150वां अंतर संसदीय संघ या फिर आईपीयू शिखर सम्मेलन। कहाँ पर? ताशकंद में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसका 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो यह है लाल बहादुर शास्त्री से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर से संबंधित जो है वह है लाल बहादुर शास्त्री। पूछा जा सकता है यह पुस्तक किसने लिखी? द ग्रेट कॉन्सिलिएटर पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा यह पुस्तक लिखे हैं संजीव चोपड़ा। यह संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री से, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, लेकिन इसको लिखा कौन है? संजीव चोपड़ा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42वां क्वेश्चन क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया? यह पटना के विक्रम में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है यह है QRSAM। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर, QRSAM। ठीक है, तो QRSAM का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। QRSAM का फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। यह भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बन गई है? तो मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी जो करेगा यह ब्राजील करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में जो शामिल किया गया है 2025 ईस्वी में, यह किया गया है MS धोनी को। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं क्या है? भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरू की गई थी। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरू की गई थी, तो यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह हटाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 49वां नंबर क्या है? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद सदस्य निम्नलिखित में से जो श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं वह
है उद्योगपति, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बाकी स्थानीय निकाय के पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक ये सबसे जाते हैं, उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50वां नंबर देख लेते हैं, क्या है? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो हाउस ऑफ द पीपुल का नाम जो दिया गया है लोकसभा, यह 1954 ईस्वी में दिया गया। इसका उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पहले हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था, बाद में अब इसको लोकसभा कहा जाने लगा। तो लोकसभा सभा कब से कहा जाने लगा, या लोकसभा नाम कब से दिया गया? तो यह 1954 ईस्वी से दिया गया। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। अगला देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो एक पंचायत समिति जो स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, वह ब्लॉक स्तरीय निकाय के तहत ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 52वां नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो ये देखना है कौन सा मिलान असत्य है। सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य जो है यह भाग 4 ए में है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है यह इसमें दिया है भाग 20, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, आपात उपबंध जो है यह 18 में, ये याद रखिएगा, भाग 18 में आपात उपबंध जो असत्य मिलान है, सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी है। अब भाग 20 में पूछ लेगा तो यह अमेंडमेंट या फिर संविधान संशोधन से याद रखिएगा। क्या चीज़ से? संविधान संशोधन से याद रखिएगा। संविधान संशोधन भाग 20 3 नंबर सही मिला। राजभाषा जो है भाग 17 में, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें 54वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात लागू की जा सकती है, इसका कोई अधिकतम सीमा सुनिश्चित नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है वित्तीय आपात के लिए, जो कितने दिन तक लगाया जा सकता है। पूछा जाता है क्या, जो वित्तीय आपातकाल कितने नंबर अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 360 याद रखिएगा, जिससे वित्तीय आपात का जिसमें प्रावधान दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान सुनिए, क्या है? किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 170 के तहत हो सकता है। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं 56वां नंबर। ठीक है, क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग जो अस्तित्व में आया था, यह 2004 ईस्वी में आया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 57 नंबर, क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी अल्प रोजगार, बचत, निम्न स्तर, मुद्रास्फीति, ये सब जो है उसकी गणना में समस्या नहीं है। समस्या है जो असंगठित क्षेत्र जो है, यह उसके राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं 59वां नंबर, क्या है? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? तो भारत में जो सेवा कर हुआ था, यह लागू हुआ था राजा चलैया समिति के सिफारिश से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है। सबसे पहले दिया 1955, तो 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुई, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा दिया 1964 ईस्वी में, क्या हो? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना हुआ, तो ये हो जाएगा 2 नंबर बी का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? 1982 ईस्वी, 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक। ठीक है, तो ये आयात निर्यात बैंक का, भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना हुआ, तो इसका हो जाएगा सी का 1। उसका 1987 ईस्वी में हुआ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन, तो ये हो जाएगा डी का 4। इस तरह से 3 2 1 4। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्या है? 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और
निवेश निगम की स्थापना हुई 1955, बिल्कुल सही है। 1964 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया 1982 ईस्वी में हुई भारतीय निर्यात आयात बैंक का या फिर आयात निर्यात बैंक का, तो ये हो जाएगा एक नंबर सी का, बिल्कुल सही। 1987 ईस्वी में हुआ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का, ठीक है, स्थापना, तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, 4। यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969 ईस्वी, ठीक है। योजना आयोग के बीच में योजना अवकाश लाया गया था, ठीक है, तो यह 1966 से 1969 के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 1969, ठीक है। अगला देखते हैं 62वां नंबर, क्या भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, तो भारत कब किया था, तो भारतीय 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला देखते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गिलास में पानी एक गिलास में पानी पर एक बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन वही रहेगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या गिलास में पानी पर एक बर्फ तैर रहा है, यदि वह बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन वही रहेगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 64वां नंबर, क्या NaCl में कौन सा बंध है, तो NaCl में जो बंध है या फिर कहिए बॉन्ड है, वह कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक बंध है, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन, क्या है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड का सिरका लिखा हुआ है, सिरका में स्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है, ठीक है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड, क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है सिरका में, ये याद रखिएगा, तो पहला ही हमारा उत्तर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। स्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला में, ये याद रखिएगा, स्कॉर्बिक एसिड क्या चीज में होता है, आंवला में। बाकी लैक्टिक एसिड दही में होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है, ये भी सही है। मैलिक अम्ल सेब में होता है, ये भी सही है। जो सही सुमेलित नहीं है, स्कॉर्बिक अम्ल लिखा हुआ है सिरका, तो सिरका में स्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड, और स्कॉर्बिक जो होता है वो आंवला में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, या कोई भी विटामिन सी से रिलेटेड जो भी होगा उसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वाशिंग सोडा में वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं, तो वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं, तो 10 जल अणु मौजूद होते हैं। तो अब वाशिंग सोडा का पूछा गया फॉर्मूला, तो याद रखिए क्या है, Na2CO3 CO3 10 एक मिनट 10H2O, ठीक है, यही 10 मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहता है, मतलब वॉशिंग सोडा में जो है एक अणु में कितने जल अणु होते हैं, तो 10 जल अणु होते हैं, फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलिए अगला अगला देखते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस समूह है, तो देखना है कौन सा अक्रिय गैस समूह है, तो 18वां समूह जो है अक्रिय गैस समूह है, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन, क्या है चांदी पर डैश कैटिंग संक्षारक का एक उदाहरण है, तो काला कोटिंग जो है, चांदी पर काला कोटिंग जो है वह संक्षारक का एक उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं 69वां नंबर, 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव्य, क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। तो 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या है उत्तक क्या होता है, तो उत्तक क्या होता है देख लेते हैं। उत्तक जो है उत्तक जो है एक कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, वही उत्तक कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या है उत्तक क्या होता है, उत्तक वे होते हैं वे कोशिकाएं जो मूल रूप से वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, वही उत्तक कहलाती है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या है आहार नाल, क्या है आहार नाल से की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो आहार नाल की बाहरी परत क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है सिरोसा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आहार नल की बाहरी परत क्या कहलाती है, सिरोसा कहलाती है, याद रखिएगा।
72वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है 72वां नंबर? निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो बल जो है यह अदिश राशि नहीं है, यह सदिश राशि है। ठीक है, जिसमें दिशा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो यह बल जो है यह सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। अगला देख लेते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है, उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प चुने। तो उसके संदर्भ में जो है घर्षण से रिलेटेड दिया हुआ है, फ्रिक्शन से रिलेटेड, तो उसमें स्थैतिक घर्षण लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण, ये बी नंबर उसका। स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण तीनों लगता है, तो इसका 73 का बी हो जाएगा ऑप्शन उत्तर। अगला देखें 74वां नंबर क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण है, लोहे पर विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 75वां नंबर देख लेते क्या है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकर्णन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 76वां नंबर देख लेते हैं क्या है? रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? तो 10 वोल्ट बराबर डैश इंटू 3 ओम, 6 गुना 6 एम्पेयर। ठीक है, 6 एम्पेयर गुना 3 ओम जो होगा वह 10 वोल्ट होगा। ठीक है, 6 एम्पेयर गुना 3 ओम बराबर 10 वोल्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें कौन सा वर्गीकरण सही है? मानव सिर में कितना 29 हड्डियां होती है, इनमें कौन सा वर्गीकरण सही है? मानव सिर कहिए या फिर गर्दन से ऊपर कहिए, इसमें कितना 29 हड्डियां होती है, कौन सा वर्गीकरण सही है? तो माथा में 8 ठो होता है, बिल्कुल सही है। चेहरा में 14 ठो होता है, कान में 6 ठो हड्डी होता है, और कंठ की अस्थि 1 ठो होती है, तो यही 29 ठो होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? डैश में होता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन या अंडाणु के साथ शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन जो होता है यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं क्या है? सबसे बड़ा विषाणु है, तो सबसे बड़ा विषाणु क्या है? तो सबसे बड़ा विषाणु है पॉक्स विषाणु। ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से, क्योंकि जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे जो हैं वह टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होता है वह टीन के डिब्बे से लेपित होते हैं, बल्कि जस्ता से नहीं होते हैं, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? जो पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं होता है वह है मेलाटोनिन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी वेसोप्रेसिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, वृद्धि हार्मोन, ये सब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और मेलाटोनिन जो है यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं क्या? आकाश डैश के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश किसके वजह से नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नागटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो नागटा लोक सॉरी नागटा नहीं गई है, नकटा। नकटा लोक नृत्य का संबंध जो है यह महाराष्ट्र से है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर क्या है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 85वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो पहली बोलती फिल्म फिल्म जो थी वह आलम आरा, वह 1931 में प्रदर्शित हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो 1931 ईस्वी में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सा है? तो याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र जो है यह भारत की सबसे बड़ी पहली फिल्म है। वह बोलती हुई फिल्म नहीं थी, वह मूक फिल्म थी।
ठीक है, उसमें बोला नहीं गया था, सिर्फ नाटक किया गया था। अगला देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ था यह कलकत्ता से हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं 87वां नंबर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी 65.46%। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर 65.46% हो। इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देख लेते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन। 89वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वेरी शब्द का एंटोनिम्स क्या होगा? तो WEARY, वेरी का अर्थ होता है थका हुआ। ठीक है, तो थका हुआ का विलोम शब्द जो होगा वह होगा रिफ्रेश्ड। ठीक है, क्या होगा? रिफ्रेश्ड होगा थका हुआ का। तो वेरी का क्या होगा? उल्टा थका हुआ। ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी का मतलब होता है थका हुआ और उसका जो एंटोनेम्स होगा, विपरीत शब्द होगा, वह होगा रिफ्रेश्ड। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 90वां नंबर। 90वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर, गलत है। ठीक है, द डॉक्टर्स इज लिविंग हियर सिंस, गलत है। क्या है? द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी ये सही होगा। जो सही सेंटेंस दिया हुआ है यह क्या है? करेक्ट सेंटेंस। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005, बिल्कुल सही है, यही होगा उत्तर। क्या निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें है कौन। कौन है? कौन। कौन जो है यह प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम है। ठीक है, उदाहरण में बोल सकते हैं एक वाक्य, कौन आया है? तो कौन जो है वह क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कौन है? तो इसमें ये जो है कौन जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देख लेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, देख लेते कौन सा फ्रेजल वर्ब इसमें आएगा। क्या? द कंपनी प्रॉफिट्स वेयर लो एंड दे वेयर फोर्स्ड टू ले ऑफ। ठीक है, ले ऑफ स्टाफ। ले ऑफ स्टाफ मतलब स्टाफ को हटाना चाहता है, छोड़ना चाहता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है कंपनी का बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो अपने स्टाफ को ले ऑफ करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर देख लेते हैं क्या है? मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है कौन सा कारक है? मैं कलम से लिखता हूँ, तो इसमें करण कारक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें जो पुल्लिंग है वह है नैराश्य, जो है यह पुल्लिंग है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। क्या है? अनिल और सुमन मिलकर के किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में करता है, कर सकते हैं। अनिल अकेला उसको कितने दिन में? 20 दिन में करता है। तो अनिल जो है वह अकेला कितने दिन में करता है? तो अनिल 20 दिन में करता है। ठीक है, इतना करता है। कहता है क्या? या अकेले सुमन जो है अकेले कितने दिन में करेगा? यह ना करें सुमन को अकेले काम करना पड़े तो वह कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम हम यूनिट में निकाल लेते हैं। तो टोटल काम यूनिट में निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? तो इसका एलसीएम लेना होता है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, तो 12 दिन में अनिल और सुमन मिल काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा अनिल और सुमन। और अनिल अकेले कितना करेगा एक दिन में? तो 3 काम करेगा। जब हमको पता चल गया जो अनिल 3 काम कर रहा है, या ठीक है, तो सुमन कितना काम कर रहा है? टोटल दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, तो सुमन 2 काम कर रहा है। ठीक है, जब सुमन 2 काम कर रहा है तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 2 से 30 दिन में लगेगा। 30 दिन आंसर हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।